हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 अकाउंट्स का एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। The person having current account in bank is generally advised by the bank to have a cash book, to prepare a cash book with bank column। इसका मतलब अगर आप बैंक में एक करेंट अकाउंट खोले हैं तो बैंक एडवाइस करता है कस्टमर को कि आप घर में एक कैश बुक बनाएं जो डबल कॉलम कैश बुक हो। और आपको मालूम है डबल कॉलम कैश बुक में एक बैंक कॉलम होता है। इससे क्या फायदा होगा, जब भी आप बैंक के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आप भी रिकॉर्ड करेंगे। हम तो रिकॉर्ड करते ही करते हैं, बैंक बोल रहा है, आप भी रिकॉर्ड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको मालूम होगा अगर हम बैंक में कोई अकाउंट खोलते हैं तो बैंक हमको एक पासबुक देता है। आइडिया है ना? ओके, अकाउंट है तुम्हारा बैंक में, सबका होगा, तो पासबुक देता है। वो पासबुक का ना 2 कॉपी होता है। एक कॉपी जो बैंक हमको देता है और एक कॉपी वो अपने पास रखता है। उसको भी तो डिटेल रखना है ना कि कस्टमर ने कब कितना पैसा दिया, कब कितना विड्रॉ किया, उसको सब अकाउंट मेंटेन करना है ना। तो पासबुक का 2 कॉपी बनाता है, एक कस्टमर को देता है, एक अपने पास रखता है। इस चैप्टर में हम जब भी पासबुक बोलेंगे तो पासबुक का वो कॉपी मीन करेंगे जो बैंक के पास है, जो हमारे पास है वो नहीं। करेक्ट? लिखो, इन दिस चैप्टर, पहले चैप्टर का नाम नहीं लिखे हो तो लिख लेना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ओके, in this chapter, whenever, लिखो फटाफट लिखो, in this chapter, whenever we will say passbook, we will mean that copy of passbook which is with bank। इस चैप्टर में हम जब भी पासबुक वर्ड यूज करेंगे तो हम मीन करेंगे पासबुक का वो कॉपी जो बैंक के पास रहता है। उसी प्रकार इस चैप्टर में हम जब भी कैश बुक मीन करेंगे, मतलब क्वेश्चन में जब भी कैश बुक लिखा होगा तो हम क्या मीन करेंगे, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक।
कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, डबल कॉलम कैश बुक में, एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम। तो जब भी हम इस चैप्टर में कैश बुक बोलेंगे तो मीन करेंगे बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। देखो सेकेंड सेंटेंस, इन दिस चैप्टर whenever we will say cash book, we will say cash book, we will mean bank column of cash book. ओके अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, तुम आंसर दोगे? कृष्ण, अगर हम बैंक में पैसा जमा किए, अगर हम बैंक में पैसा जमा किए तो क्या एंट्री होगा? वेरी गुड, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो हम यानी कि बैंक कॉलम को डेबिट कर रहे हैं, यानी कैश बुक को डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में कैश बुक मीन्स बैंक कॉलम। तो हम कैश बुक को डेबिट करेंगे, करेक्ट? अच्छा, बैंक उसी समय पासबुक को क्रेडिट करेगा। क्यों? क्योंकि हम जो पैसा जमा किए हमारे लिए तो एसेट है, हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा बैंक से, हमारे लिए तो एसेट है। इसलिए हम कैश बुक को डेबिट किए, लेकिन बैंक के लिए तो लायबिलिटी है ना। हम जो पैसा जमा किए बैंक के पास, बैंक के लिए लायबिलिटी है, बैंक फ्यूचर में उसको रिपे करेगा हमें हमारे मांगने पर। इसलिए जब हम कैश बुक को डेबिट करते हैं, बैंक पासबुक को क्रेडिट करता है एंड वाइस वर्सा। लिख के रखो, whenever we debit cash book, comma bank credits the passbook, right? And vice versa. Similarly, अगर कैश बुक डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो पासबुक क्या बैलेंस शो करेगा? क्रेडिट बैलेंस। ओके, लिख के रखो, इफ कैश बुक शोज डेबिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस, इस चैप्टर में जब भी कैश बुक डेबिट बैलेंस शो कर रहा है ना, तो वो हम उसको बोलते हैं इट्स अ फेवरेबल बैलेंस, क्योंकि पैसा हमको मिलेगा फ्यूचर में, करेक्ट? क्या लिखा आपने? देन passbook will show
क्रेडिट बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस। है ना, मतलब कैश बुक अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो फेवरेबल है हमारे लिए, पासबुक अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो हमारे लिए फेवरेबल है, हमारे लिए। कि नहीं, कैश बुक जब डेबिट बैलेंस शो करेगा तो ऑब्वियसली पासबुक क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, और दोनों हमारे लिए फेवरेबल है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, इफ कैश बुक शोज क्रेडिट बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस और ओवरड्राफ्ट, है ना, कैश बुक अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है मतलब अब बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लियो, दैट इज ओवरड्राफ्ट। रिपीट लास्ट सेंटेंस। credit balance or unfavorable balance or overdraft. Then passbook will show debit balance or unfavorable balance or overdraft। राइट, ओके। अगर मैं बैंक में 50,000 रुपया जमा किया तो कैश बुक 50,000 डेबिट बैलेंस शो करेगा, राइट। उसी समय पासबुक 50,000 क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, राइट। कुछ दिन के बाद मैं 20,000 और जमा किया, 20,000 और जमा किया बैंक में, अब कैश बुक 70,000 डेबिट बैलेंस शो करेगा और पासबुक 70,000 क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, राइट। मान लो कुछ दिन के बाद मैं 30,000 विड्रॉ कर लिया, बैंक से पैसे निकाल लिया, तो कैश बुक 40,000 डेबिट बैलेंस शो करेगा। 70 था ना, 30 विड्रॉ किया, 40 डेबिट बैलेंस शो करेगा और पासबुक 40,000 क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, राइट। नाउ पॉइंट इज दैट कैश बुक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस हर समय सेम रहेगा ना, भले ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, बट अमाउंट विल बी सेम, राइट। But sometimes, due to some reasons, cash book balance and passbook balance differ. वो
वही रीजन हमको समझना है. What is the reason behind the difference in the balance as per cash book and the balance as per passbook? वो डिफरेंस हमको पहले समझना है. उसके बाद फिर हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे. तो हेडिंग लिखो, रीजंस फॉर डिफरेंस इन द बैलेंस एज पर कैश बुक and the balance as per passbook. Balance as per cash book and the balance as per passbook. Okay. The various reasons are divided into two categories. Okay? You can write. We can broadly classify this reason into three categories. Okay. Number one, difference due to timing in recording entries. Difference due to timing in recording entries. Number two, transactions recorded by the bank but not by the account holder. Third, error. You open a book, T.S. Gravel, page 13.2. Different edition may have different pages. Open the chapter Bank Reconciliation Statement. You can find this reason in any book. Okay. Got the topic? Okay. Now first, we'll study difference due to timing. Let me explain what is difference due to timing. For example, I issued a check to my creditor, Mr. X. I gave a check to my creditor, Mr. X. As soon as I will give the check, I will pass one entry. Mr. X, creditor, account debited to bank. Right? So I will, this is cash book. My right hand is cash book. Left hand is passbook. As soon as I will pay the check to my creditor, I will reduce the cash balance. Right? You got the point? I will reduce the cash balance. But let Mr. X
अभी तक बैंक गया नहीं है, अभी तक बैंक गया नहीं है और पैसा लेके आया नहीं है, तो बैंक वाला तो पासबुक को कम नहीं किया होगा, बैंक वाला पासबुक कम नहीं किया होगा. इन द मीन टाइम, if I will go to the bank and will ask about my balance, बैंक जो बैलेंस बताएगा, मेरा कैशबुक जो बैलेंस शो कर रहा है, क्या सेम होगा? नहीं ना. कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा? ये है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग. क्योंकि टाइमिंग मीन्स मैंने रिकॉर्ड कर दिया कैशबुक में, बैंक वाले ने अभी रिकॉर्ड नहीं किया. क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? क्रेडिट अभी तक गया ही नहीं बैंक. बैंक क्यों रिकॉर्ड करेगा? बैंक को जब पैसे देगा तभी रिकॉर्ड करेगा. ये है डिफरेंस ड्यू टू टाइम. ओके, इसका पहला पॉइंट लिखो, चेक इशूड बट नॉट येट presented for payment. Check issued but not yet presented for payment. You got the point? ये पॉइंट समझ में आ गया? पढ़ना चाहोगे तो बुक से पढ़ सकते हो, बुक में पॉइंट एक्सप्लेन्ड है, पेज नंबर 13.3 में, एज पर न्यू बुक 2021 एडिशन. हर एडिशन में एक पॉइंट रहेगा, हर बुक में एक पॉइंट रहेगा, आप अपने बुक से देख सकते हो, बाद में पढ़ लोगे घर में. ठीक है, ओके. सेकेंड पॉइंट, check deposited into the bank, check deposited into the bank but not yet cleared. यहाँ एक पॉइंट आपको समझाऊंगा मैं. मान लो मेरे 10 कस्टमर हैं जिनको मैं सामान, गुड्स उधारी में बेचता हूं, और वो मेरे को पेमेंट करते हैं कुछ दिनों के बाद चेक में. या अगर कैश में भी गुड्स बेच रहा हूं और सामने वाला चेक दे रहा है मुझे, तब क्या होगा? सुनो, मान लो मेरे 10 कस्टमर हैं, 10 का अकाउंट अलग अलग बैंक में है, तो वो तो अपना अपना बैंक का चेक देंगे ना. जिसका अकाउंट एसबीआई में है उसका तो एसबीआई का चेक बुक होगा, जिसका अकाउंट पीएनबी में है वो तो पीएनबी का चेक देगा. मान लो मेरा अकाउंट वो 10 बैंक में किसी में नहीं है, एक अलग ही बैंक में है, और उन्होंने अकाउंट पे ही चेक दिया है. अकाउंट पे ही चेक दिया है मतलब अगर एसबीआई में मेरा अकाउंट है तब मुझको पैसा मिलेगा. एसबीआई में मेरा अकाउंट है तब मुझको पैसा मिलेगा. अब मेरा अकाउंट एसबीआई में है नहीं तो मुझको अकाउंट खोलना पड़ेगा एसबीआई में. ऐसे 10 बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा. मालूम पड़ेगा तुम्हारी लोकेलिटी में जितने बैंक है सब में तुम्हारा अकाउंट खुला हुआ है, सब में तुम्हारा अकाउंट खुला हुआ है कि नहीं. तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए बैंक एक फैसिलिटी देता है.
बैंक क्या बोलता है, तुमको कोई भी अकाउंट बैंक का चेक मिले, एसबीआई का मिले या चाहे पीएनबी का मिले, चाहे कैनरा बैंक का मिले, चाहे यूनियन बैंक का मिले, कोई भी बैंक का मिले, आप चेक अपने बैंक में जमा करो। मान लो मेरा अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मैं पैसा जमा करूं, बड़ा ले बैंक ऑफ बड़ौदा में अब मैं जमा करूंगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पैसा लेके आएगा डिफरेंट बैंक से, जिन बैंक का चेक है, एसबीआई का है तो एसबीआई से पैसा लेके आएगा, पीएनबी का है तो पीएनबी से पैसा लेके आएगा और मेरे अकाउंट में जमा करेगा। बैंक को भी सुविधा दिया गया है कि इतना बैंक ना दौड़ना पड़े, है ना, बैंक के लिए भी सुविधा है, वो डिस्कस करेंगे। एक होता है क्लियरिंग हाउस उन लोगों का, विल डिस्कस द मैटर लेटर ऑन। The point is that मेरे को चेक कोई भी बैंक का मिले, मैं अपने बैंक में पैसा जमा करूंगा, चेक जमा करूंगा, फिर बैंक वाला पैसा लेके आएगा मेरे अकाउंट में जमा करेगा, करेक्ट। अब मान लो मिस्टर रॉबर्ट मेरा डेटर है, वो मुझे एक चेक दिया, मिस्टर रॉबर्ट मेरा एक डेटर है, वो मेरे को चेक दिया, वो चेक है एसबीआई का, मेरा अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, मैं गया वो चेक बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कराया। एज सून एज मैं जमा किया बैंक में, मैं अपना कैश बुक को बढ़ा दूंगा ना, मैं अपना कैश बुक को बढ़ा दूंगा, लेकिन बैंक वाला पासबुक कब बढ़ाएगा, जब वो पैसा लेके आएगा तभी बढ़ाएगा ना। मान लो बैंक वाला अभी तक पैसा लेके आया नहीं है, इन द मीन टाइम मैं बैंक के पास गया और बैलेंस चेक करूंगा कैश बुक का और पासबुक का, क्या दोनों सेम आएंगे, कौन सा अधिक आएगा, कैश बुक। तो ये एक है रीजन फॉर दिस डिफरेंस, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ टाइमिंग। मैंने रिकॉर्ड कर दिया, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, टाइमिंग डिफरेंस इन रिकॉर्डिंग, ये भी कारण है कैश बुक और पासबुक का बैलेंस में डिफरेंस आने का, राइट, समझ रहे हो, ओके। अब डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग दो ही है। अब सेकेंड, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक, ट्रांजेक्शंस लिखो, हेडिंग लिखो, अब उसके अंदर पॉइंट्स पढ़ेंगे। ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर, सॉरी, हाँ, बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर, राइट, ये लिखा है था ना पॉइंट नंबर 2 में। कभी कभी क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग बैंक कर देता है, लेकिन हम नहीं करते, हम नहीं किए रहते हैं, बैंक कर दिया है, हम नहीं किए हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन हो। इन द मीन टाइम हम अगर चेक करेंगे बैलेंस कैश बुक और पासबुक का, सेम आएगा,
कभी सेम नहीं आएगा। करेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला, इंटरेस्ट credited by the bank but not recorded in the cash book. ओके हाँ, सुनो, अगर हमारा पैसा जमा है बैंक में तो बैंक हमको इंटरेस्ट देता है। तो बैंक जब इंटरेस्ट देगा, पासबुक को बढ़ा देगा ना, पासबुक को बढ़ा देगा। लेट हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है अभी तक कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया है। हमको इन्फॉर्मेशन कब मिलेगा? जब बैंक जाएंगे हम। अपना पासबुक जो हमारे पास है उसको अपडेट करने के लिए जाते हैं ना, पासबुक अपडेट करने के लिए। हाँ, कौन सा पासबुक जो हमारे पास है उसको जब अपडेट करने जाएंगे तब मालूम पड़ता है कब इंटरेस्ट मिला है, कितना मिला है, वगैरह वगैरह। राइट? ओके। तो मान लो बैंक वाला ने इंटरेस्ट दिया तो उसी समय पासबुक को बढ़ा देगा ना, लेकिन हमको मालूम नहीं अभी तक, तो हमने अभी तक बढ़ाया नहीं है कैश बुक को। ये कारण है डिफरेंस का। इसे पासबुक और कैश बुक का बैलेंस सेम आएगा? कौन सा ज्यादा आएगा? समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस। इसी का है, बुक से इसका और पढ़ना चाहोगे इसके बारे में तो बुक से पढ़ सकते हो, मैंने आपको समझा दिया। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट इसी का, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड और बैंक वाले का पॉइंट चल रहा है अभी। राइट? एक हो गया। दूसरा, बैंक चार्जेस कॉमा इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक but not recorded in the cash book. हाँ हाँ, अब बैंक कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे एसएमएस भेजता है वो। हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक के साथ, खास करके विड्रॉल के समय या कोई बैंक ट्रांसफर करेगा या फोन पे गूगल पे करेगा, तब एसएमएस एक आता है बैंक की तरफ से कि आपके अकाउंट में इतना पैसा जमा हो गया है या इतना पैसा विड्रॉ हुआ है। आता है ना कि एसएमएस बैंक से, तो एसएमएस का चार्जेस लेता है बैंक। आजकल एटीएम का सुविधा है, एटीएम का चार्जेस लेता है बैंक। करेक्ट? तो जब बैंक चार्जेस लेगा तो पासबुक को घटा देगा ना, पासबुक को घटा देगा। और अगर हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बैंक ने चार्जेस पासबुक में डेबिट किया है, पासबुक में डेबिट किया है, तो पासबुक का बैलेंस कैशबुक का बैलेंस सेम आएगा? कौन सा ज्यादा आएगा? उसी प्रकार उसमें और एक पॉइंट है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। उसी में देखो नहीं जो आप लिखे हो, बैंक चार्जेस कॉमा
इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अगर बैंक से ओवरड्राफ्ट लियो, बैंक से अगर आप ओवरड्राफ्ट लियो तो बैंक वाला इंटरेस्ट लेगा ना आपसे, बैंक वाला आपसे इंटरेस्ट, तो जब इंटरेस्ट लेगा तो पासबुक को घटा देगा ना, घटाएगा मतलब डेबिट करेगा, याद रखना इट वर्ड भी, समझ रहे हो ना। पासबुक तो क्रेडिट बैलेंस शो करता है ना, बढ़ाना है तो क्रेडिट करोगे, घटाना है तो डेबिट करोगे। पासबुक में, कैशबुक में उल्टा, कैशबुक डेबिट बैलेंस शो करता है, बढ़ाना है तो डेबिट करोगे, घटाना है तो क्रेडिट करोगे। अब कोई रूल तो मालूम है ना, जो अकाउंट डेबिट बैलेंस शो करता है उसको बढ़ाना है तो डेबिट करो, घटाना है तो क्रेडिट करो, और जो अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है उसको बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, घटाना है तो डेबिट करो। ये रूल आपको बताया गया है जर्नल एंट्री के समय। ओके, तो जब बैंक इंटरेस्ट लेगा ओवरड्राफ्ट के ऊपर, ओवरड्राफ्ट के अगेंस्ट में, तो पासबुक को कम कर देगा, डेबिट कर देगा। और अगर आप नहीं किया अभी तक एंट्री कैशबुक में, तो डिफरेंस, दोनों बैलेंस में डिफरेंस आएगा ना, कौन सा कम आएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड interest and dividend collected by the bank but not recorded in cash book. करेक्ट। मान लो हम किसी कंपनी का शेयर्स कर दें, तो कंपनी हमको डिविडेंड देगा, मालूम है ना, रिटर्न में कुछ देगा ना हमको, उसको बोलते हैं डिविडेंड। कंपनी जो पैसा कमाता है ना, उसका मेजर पार्ट शेयर होल्डर में बांट देता है, तो हम बोलते हैं डिविडेंड। अगर हम कंपनी को लोन दिए हैं डिबेंचर के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, तो कंपनी हमको इंटरेस्ट देगा ना, कंपनी हमको इंटरेस्ट देगा। और जनरली कंपनी बैंक अकाउंट पूछ लेता है कि आपको कौन सा बैंक में अकाउंट है, और डायरेक्टली पेमेंट कर देता है उस अकाउंट में। डिविडेंड जो उसको देना है, इंटरेस्ट जो उसको देना है कंपनी को, वो डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट में जमा कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। तो जैसे पैसा, जैसे बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा या डिविडेंड कलेक्ट करेगा हमारे बिहाफ में, तो कैशबुक को बढ़ा देगा ना, सॉरी पासबुक को बढ़ा देगा, पासबुक को बढ़ा देगा। अगर हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है ऐसा हुआ है बोल के, तो पासबुक और कैशबुक का बैलेंस सेम आएगा, कौन सा अधिक आएगा, ये भी कारण है डिफरेंस का, समझ गए। ओके, फिर लिखो नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक not recorded in cash book. Direct payment by the bank
not recorded in cash book. ठीक है? मान लो तुम एक शॉप रेंट में लियो, तुमको रेंट देना है 10,000 पर मंथ। तुम थोड़ा बिजी हो, रहते हो अपने वर्क में, तुम अपने लैंडलॉर्ड को बोले तो अपना बैंक का अकाउंट नंबर दे, मैं अपने बैंक को बोल दूंगा कि वो हर महीने का फ्लैट 5 तारीख को रेंट देना होता है, हर महीने का 5 तारीख को मेरा बैंक वाला तेरे अकाउंट में बैंक पैसा ट्रांसफर कर देगा। ऐसा बैंक करता है। ऑन आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक हमारे बिहाफ में पेमेंट करता है, हमारे अकाउंट से निकाल के ही पेमेंट करेगा ऑब्वियसली। उसको अगर मान लो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम देना है, आपको शायद अब बोल रहे कौन याद रखेगा कब कब देना है, तो आप अपने बैंक को बोल दिए भाई ये डेट में मेरे को प्रीमियम देना होता है इतना रुपया, ठीक है? और इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट नंबर ले लिए उनको बोल के, और अपने बैंक वाले को दे दिया अकाउंट नंबर, भैया हर महीने का 1 तारीख को हम बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हर महीने का 1 तारीख को तो भैया इतना पैसा इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में जमा कर देना या हमारे लैंडलॉर्ड के अकाउंट में जमा कर देना। उसको बोलते हैं डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। बैंक अगर डायरेक्ट पेमेंट करेगा तो पासबुक को क्या करेगा? घटाएगा ना, समझ लो, पासबुक को घटाएगा। लेकिन हमको मालूम नहीं अभी तक, हमने ध्यान नहीं दिया है, हमने अपडेट नहीं किया है, तो कैशबुक का बैलेंस पासबुक का बैलेंस सेम आएगा, कौन सा अधिक आएगा? समझिए, इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट, डायरेक्ट डिपॉजिट इनटू बैंक by a customer not recorded in cash book। ठीक है? मान लो तुम्हारा एक रेगुलर कस्टमर है, करेक्ट? तो तुमसे सामान खरीदता है, पेमेंट करता है, खरीदता है, रेगुलर है। मान लो तुम होलसेलर हो चावल के और मिस्टर एक्स रिटेलर है, वो तुमसे चावल खरीदता है, बेचता है, और तुम्हारे बीच में फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, करेक्ट? और तुम उसको अपना अकाउंट नंबर दे दियो और इंस्ट्रक्शन दे दियो कि भैया तू पेमेंट जब भी करना डायरेक्टली मेरे अकाउंट में कर देना। तो मिस्टर एक्स तुम्हारे अकाउंट में पैसा जमा किया तो पासबुक बढ़ जाएगा ना, तो तुम्हारे बैंक में जाके पैसा जमा कर दिया तो तुम्हारा पासबुक बढ़ जाएगा। अगर तुमको मालूम नहीं है और तुमने एंट्री नहीं किया अभी तक तो कैशबुक कम रहेगा। ये भी एक रीजन हुआ कि नहीं हुआ डिफरेंस का? हाँ, समझ रहे हो? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड
with bank not recorded in cash book. ये पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर एक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो पढ़ाने के बाद बताऊंगा। तो डिस्काउंटिंग और बिल क्या होता है सब मेरे को समझाना पड़ेगा, तो वहां तो मैं डिटेल में समझाऊंगा ही, तभी वहां बता दूंगा। ओके, अब लास्ट पॉइंट लिखो, बिल कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। करेक्ट। मान लो आप रहते हो भुवनेश्वर में या दिल्ली में, मैं रहता हूं संबलपुर में, मैं आपको सामान बेचा, अब मेरे को तुम बोल रहे हो सामान जब पहुंचेगा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में तब हम पेमेंट करेंगे, क्योंकि तुमको डर है कि अगर मैं पैसा ले लिया पहले और सामान नहीं दिया। अच्छा, मुझको भी तो डर है कि मैं सामान भेज दिया तो पैसा नहीं दिए। करेक्ट। तो इसलिए एक बहुत बढ़िया सुविधा है, मान लो मैं सामान बेचा, मैं तुमको एक बिल दूंगा ना, इनवॉइस जिसको बोलते हैं, वो इनवॉइस मैं अपने बैंक वाले को दे दूंगा। करेक्ट। जब गुड्स भुवनेश्वर पहुंच जाएगा, तुम रेलवे में जाके चेक करोगे तुम्हारे नाम से गुड्स आया है कि नहीं आया है, लेकिन रेलवे वाला तुमको गुड्स देगा नहीं, बोलेगा बिल लेके आओ इसका। बिल कहां पर है? मेरे बैंक में है, मेरा बैंक वाला भुवनेश्वर में उसी का ब्रांच होगा, उसी बैंक का ब्रांच भुवनेश्वर में होगा, वो उसको सेंड कर देगा थ्रू व्हाट्सएप और वॉट एवर इट मे बी। करेक्ट। अब तुम जाओगे, तुम जो रहते हो भुवनेश्वर में, तुम जाओगे उस बैंक में, पैसा जमा करोगे, वो बिल लेके आओगे, वो बिल का कॉपी लेके आओगे, रेलवे स्टेशन जाओगे, बिल दिखाओगे और सामान तुमको दे देगा। अब मैं भी सेफ, तुम भी सेफ कि नहीं? वो यहां पर है, बिल कलेक्टेड बाय द बैंक। अब मेरा पैसा कौन कलेक्ट किया? मेरा बैंक। अब मेरे अकाउंट में जमा कर देगा तो मेरे पासबुक को बढ़ा देगा, कैशबुक में तब रिकॉर्डिंग होगा जब मेरे को मालूम पड़ेगा। ये भी कारण है डिफरेंस का। राइट, समझ में आ गया? ओके, अब लास्ट है, एक खत्म हो गया, सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या था? ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर। ओके। थर्ड है एरर। ये बहुत सिंपल है। एरर मतलब क्या? मिस्टेक। अब मिस्टेक मैं करूं चाहे बैंक करे, कोई भी करे, कैशबुक और पासबुक का बैलेंस डिफर करेगा। सिंपल सा बात है ना? एरर कोई भी करे,
कैश बुक और पासबुक का बैलेंस डिफर करेगा। तो ये रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट फिनिश हुए। अगर आपको ये रीजन समझ में आ जाएगा तो प्रिपरेशन बहुत सिंपल है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना बहुत सिंपल है। करेक्ट। तो एनसीईआरटी की बुक लाए हो, वॉल्यूम 2 है वो उधर में है कि वॉल्यूम 1 है। देखो तो पार्ट 1 है कि पार्ट 2 है? पार्ट 2 है। एनसीईआरटी की बुक लाया नहीं हो। ओके, मेरे पास शायद 2 बुक है, एक तुमको देता हूं। हम एनसीईआरटी की बुक का एक नंबर कर रहे हैं। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो अरेंज कर लो, या बहुत चीप होती है अकाउंटेंसी, बहुत सस्ती होती है एनसीईआरटी की बुक्स, एक परचेज कर लो। मैं एक नंबर सॉल्व कर रहा हूं एनसीईआरटी की बुक से। अगर आपके पास बुक है तो बेटर, नहीं तो अरेंज कर लो। या तुम उस नंबर का फोटो ले लो, जो इलस्ट्रेशन 1 होगा ना उसका। मैं ओके ओके मिल गया एम। चैप्टर ओपन करो एनसीईआरटी बुक का, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इलस्ट्रेशन 1 पेज 158। एनसीईआरटी बुक आपको आराम से मिल जाएगी मार्केट में या किसी फ्रेंड से। पेज नंबर 158 ऊपर नीचे हो सकता है, वॉल्यूम 1 है ना। ओके, देखो कहाँ चैप्टर निकाले हो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखो कहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 शुरू हुआ है। मिला? उसमें देखो लिखा होगा पॉइंट नंबर 1 में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 30,000 है, 50,000। ओके ओके, 50,000 राइट। हाँ, ये क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। इस क्वेश्चन का हम एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। अच्छा, उससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। अगर मेरा अकाउंट है बैंक में, मैं बनाऊंगा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। In this statement, he shows the reason for the difference in the balance as per cash book and the balance as per passbook. Okay? Bank reconciliation statement
is a statement prepared by the account holder in which he shows all the reason with the amount for difference in the balance as per cash book and the balance as per passbook. Right? Okay. अब पढ़ो इलस्ट्रेशन 1 एक बार रीड कर लो, अभी सॉल्व करेंगे. रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रहा है? ओके. ऐसे एक स्टेटमेंट आप लोग में बनाओ. इसमें एक पर्टिकुलर्स होगा बड़ा सारा और 2 अमाउंट कॉलम होंगे. पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, थोड़ा बड़ा रहेगा, और दूसरा कॉलम एक प्लस अमाउंट रहेगा, एक प्लस अमाउंट रहेगा रुपीज में, और एक माइनस अमाउंट रहेगा रुपीज में. एक प्लस अमाउंट रहेगा रुपीज में और एक माइनस अमाउंट रहेगा रुपीज में. करेक्ट? अब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कब बन रहा है क्वेश्चन में लिखा रहता है, और वो जानना बहुत जरूरी है कि कब बन रहा है. देखो इस क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट लाइन में कब बन रहा है. 31 मार्च को ना 2000, मेरे बुक में 14 है, तुम्हारा में अलग हो सकता है. ठीक है? हाँ. तो ऊपर लिखोगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, पर फुल लिखोगे, मैं शॉर्ट में लिखा हूं एज ऑन या एज एट भी लिख सकते हैं. एज ऑन 31 मार्च 2014. अलग अलग बुक में अलग अलग ईयर होगा. अब इस क्वेश्चन में जनरली हमको बैलेंस या ओवरड्राफ्ट दोनों में से कोई एक एज पर कैश बुक या एज पर पासबुक दिया रहता है, और दूसरा हमको निकालना पड़ता है. करेक्ट? तो इस क्वेश्चन में बिट 1 में क्या दिया है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. ये बैलेंस है एज पर कैश बुक हमको दिया हुआ है. जो हमको दिया रहेगा उसी को बेस लेंगे, उसी को लेना पड़ेगा, कुछ चारा ही नहीं हमारे पास. हाँ, ओके. तो पर्टिकुलर्स में लिखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है ना. ओके.
या तो कैश बुक का दिया होगा या पासबुक का दिया होगा, है ना, दो में से कोई एक दिया होगा। ना क्वेश्चन कितना अमाउंट दिया है? ना क्वेश्चन अराइजेज 50,000 को हम प्लस में लिखें कि माइनस में लिखें? तो सिंपल रूल है, बैलेंस है तो प्लस में लिखोगे और ओवरड्राफ्ट है तो माइनस में लिखोगे। बैलेंस है तो कहां लिखोगे? प्लस में। ये लिख के रखना तो लिख के रख लो, बैलेंस को प्लस में लिखना है और ओवरड्राफ्ट को माइनस में। यहां बैलेंस है बोल के हमने प्लस में लिखा, अगर ओवरड्राफ्ट होता तो माइनस में लिखते। इतना है आपको याद रखना है, करेक्ट? ओके, नाउ बिट 2, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ध्यान से सुनना कैसे करना है तुमको। राइट हैंड कैश बुक, लेफ्ट हैंड पासबुक। ये क्या है? चेक इशूड। हम चेक इशू किए, अपने किसी क्रेडिटर को दिए होंगे ना, चेक इशूड, हम चेक दिए हैं अपने किसी क्रेडिटर को दिए होंगे। तो जैसे ही चेक देंगे वैसे ही कैश बुक को घटा देंगे। बट आगे क्या लिखा? बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मतलब वो क्रेडिटर अभी तक बैंक गया नहीं है और बैंक को चेक प्रेजेंट नहीं किया है पेमेंट के लिए। मतलब बैंक सिंपल, वो बैंक से पैसा अभी लाया नहीं है। अब सुनो, यहाँ ध्यान से सुनो, अब दोनों को सेम करना है, दोनों को सेम करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन कैश बुक को बढ़ा दो, दोनों सेम हो जाएगा ना, या फिर कैश बुक को वहीं रहने दो, पासबुक को हटा दो। करेक्ट? तब सेम हो जाएगा ना। ओके, अब तुम कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करोगे? जिसको बेस लियो, जिसको बेस लियो उसी के साथ तुम एडलेस कर सकते हो, उसी को बढ़ा सकते हो या कमा सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है ना। आपके पास तो कैश बुक का बैलेंस है ना, तो उसी को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। ओके, फिर से बता रहा हूं, सुनो। कैश बुक, पासबुक, हम एक चेक इश्यू किए अपने किसी क्रेडिटर को। एज सुन एज चेक देंगे कैश बुक घटा देंगे। अब दोनों को सेम करना है, पासबुक तो घटा नहीं है, अब दोनों को सेम करना है। अब बेस कैश बुक को लिए हो ना, तो कैश बुक को क्या करोगे? बढ़ाओगे। तो यहां लिखो ऐड, बढ़ाओगे बोल के लिखेंगे ऐड। समझ रहे हो? चेक इशूड जो सेंटेंस क्वेश्चन में लिखा है ना, उसी को बस लिख देना है। चेक इशूड बट नॉट येट presented for payment. But not yet presented for payment. कितना अमाउंट है कि 6,000। इसको प्लस कॉलम में लिखेंगे ना, क्योंकि ऐड लिखे है ना, यहाँ पर ऐड लिखे हैं बोल के प्लस कॉलम में लिखना है। सिंपल लॉजिक है, बहुत सिंपल है। ओके, नाउ बिट थर्ड, द बैंक हैड directly collected dividend of 8,000 and credited to bank account but has not
एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक डिविडेंड कलेक्ट किया, तो एज सुन एज बैंक डिविडेंड कलेक्ट करेगा पासबुक को बढ़ा देगा ना। क्वेश्चन बोलता है कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है? और अब बेस कैश बुक पे लियो तो कैश बुक को क्या करोगे? बढ़ाओगे इक्वल करने के लिए। ओके, फिर से लिखो ऐड डिविडेंड कलेक्टेड। देखो मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, है समझना, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। एड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। समझ रहे हो? रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। खाली बैंक ही रिकॉर्ड किया है ना, कैश बुक में तो रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है। ऐसा लिखने चलेगा ना? अच्छा, मैं और एक चीज बोल रहा हूं, अगर मैं लिखता डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक तो भी होता। क्लियर? कितना अमाउंट है? 8,000। कौन सा कॉलम में लिखूंगा? प्लस कॉलम में। तो अच्छे से अरेंज करके कॉमा दे के लिखना, बाद में एडिशन में दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ओके। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 4 हुआ ना। पॉइंट नंबर 5, अ चेक फॉर 6,000। अच्छा 4, ओके, थर्ड हुआ अभी। फोर्थ, बैंक चार्जेस ऑफ 400 वे नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक हमसे चार्जेस लिया, बैंक चार्जेस लेगा तो पासबुक को क्या करेगा? घटाएगा। लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है। अब बेस कैश बुक कर लियो तो कैश बुक को क्या करोगे? घटाओगे। तो लिखो लेस बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, या नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, बैंक चार्जेस not recorded in cash book। पर्टिकुलर में क्या लिखोगे इसके लिए कोई फिक्स लैंग्वेज नहीं है। Whatever you write, the meaning should be conveyed। मीनिंग क्लियर होना चाहिए, कुछ भी लिखो चलेगा। राइट? कितना अमाउंट है? कौन सा कॉलम में लिखेंगे? माइनस कॉलम में लिखेंगे ना। $400 है ना। अच्छा, इसको कौन सा कॉलम में लिखेंगे? माइनस कॉलम में लिखेंगे ना, कि नहीं? लेस लिखे ना, लेस से तो माइनस कॉलम में आएगा। कंफ्यूजन नहीं हो रहे हो? ओके। फिफ्थ नंबर पॉइंट, a check for 6,000 was deposited but not collected by the bank। okay। चेक हमने डिपॉजिट किया बैंक में, जैसे हम चेक डिपॉजिट करेंगे बैंक में कैश बुक को बढ़ा देंगे ना, कैश बुक को बढ़ा देंगे। नहीं? अरे हाँ, पासबुक को हम बढ़ाएंगे। हाँ, अभी हमारी बात कर रहे हैं, बैंक की बात हम नहीं कर रहे हैं। अरे मुझको एक चेक मिला है मेरे कस्टमर से, मैं जाके बैंक में जमा करूंगा,
जैसे ही बैंक में जमा करूंगा तो कैश बुक को बढ़ाऊंगा ना मैं। और क्वेश्चन में लिखा है चेक अभी तक बैंक कलेक्ट नहीं किया है, तो बैंक वाला पासबुक को बढ़ाया होगा। कहां से बढ़ाया होगा? बैंक तो अभी चेक अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया है, तो पासबुक को बढ़ाया हो? नहीं बढ़ाया होगा। ओके, तो अच्छा, हाँ, तो जैसे हम चेक जमा किए बैंक में, चेक जमा किया मतलब हमको मिला होगा हमारे किसी डीटर से या कस्टमर से। जैसे हम चेक जमा करेंगे बैंक में, कैश बुक को बढ़ाएंगे ना कि नहीं? लेकिन अभी तो कलेक्ट नहीं किया बैंक वाला, तो बैंक वाला तो पासबुक नहीं बढ़ाया होगा। अब दोनों को सेम करना है, तो क्या करोगे? कैश बुक को घटाओगे, तो इसको इसी को बेस लिए हो, तो कैश बुक को घटाओगे, तो लिखो लेस चेक डिपॉजिटेड, not yet cleared, not yet cleared, not yet cleared by bank, not yet cleared by bank। तो कौन से कॉलम में लिखेंगे? माइनस कॉलम में। अमाउंट बताओ? 6,000। बस, अब ट्रांजेक्शन ओवर हो गए, राइट? ओके, अब कौन सा कॉलम आपको हेवियर दिख रहा है? अनडाउटेडली प्लस कॉलम, है ना? तो थोड़ा स्पेस छोड़ के जैसे अकाउंट बैलेंस करते हैं ना, तो स्पेस छोड़ के प्लस कॉलम को ऐड करो। 56, 64 हो रहा है क्या? तो 64,000 लिखो प्लस कॉलम में, फिर सेम अमाउंट को माइनस कॉलम में लिखो, जिसे अकाउंट बैलेंस करते हैं। सेम अमाउंट को माइनस कॉलम में लिखो। ओ बाप रे, उसके ठीक सामने में। अब बैलेंस निकालो। यूनिट प्लेस में 0 आएगा, 10 प्लेस में भी 0 आएगा, 100 प्लेस में 6 आएगा ना। 4 यहाँ पे है, 6 लिखेंगे तो 10 होगा। 10 का 0 नीचे है, कैरी ऊपर 1 गया 1000 प्लेस में, है 1000 प्लेस में 1 और 6 7 हुआ, 7 ना, बट नीचे में कितना है? 4, तो 7 में 7 ऐड करोगे तो 14 होगा। 14 का 4 नीचे गया, कैरी 1 गया 10,000 प्लेस में, 10,000 प्लेस में लेकिन 6 है, तो 5 यहाँ लिखेंगे तो 6 होगा ना, कि 1 तो कैरी है ना। तो देखो तो आंसर बुक में 57,600 दिया है क्या? ओके, अब इसके सामने क्या लिखोगे? बैलेंस लिखोगे कि ओवरड्राफ्ट लिखोगे? बैलेंस। क्यों? वाई बैलेंस? बिकॉज प्लस साइड हैवी है, बिकॉज प्लस साइड हैवी है, तो बैलेंस। अगर माइनस साइड हैवी होता तो ओवरड्राफ्ट। ओके, बैलेंस एज पर क्या लिखोगे? यहाँ कैश बुक लिखे हो ना, तो यहाँ पासबुक लिखोगे। समझ में आया बच्चे लोग? तो प्रॉब्लम इज सॉल्व। हाँ, सो
on 31st March, our cash book was showing a balance of 50,000. Whereas the passbook was showing a balance of 57,600. And these are the reasons for difference. These are the reasons for difference with amount. Right? Got the point? Okay. The chapter is very easy. You do some numbers. From NCERT, illustration 1, 2, 3. Write the homework. Write in the copy. Illustration 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's it for tomorrow, for today. Okay? Do this number and make your doubt clear. And online students, if you have any doubt, then do call me. Okay? Okay, bye. Have a nice day.